सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने एपी को देख लिया है। जीपी में जीपी के एन टर्म्स का सम हमने देखा है और एन टर्म्स और इनफाइनाइट नंबर का सम देखा है। साथ ही साथ उसका जनरल टर्म जो है nth टर्म का फॉर्मूला देखा है। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि फॉर्मूला होता क्या था। तो मैं जस्ट आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखूंगा मैं अगर, तो मैं बोल सकता हूं यहां पर कि मेरे पास जो फॉर्मूले आए हुए थे, तो मैं फॉर जीपी की बात करता हूं। फॉर जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करता हूं। इसमें हम लोगों ने देखा था nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म का जो फॉर्मूला मुझे मिला था, nth टर्म, ठीक है, जिसको हम लोगों ने टीएन नाम दिया था या एन नाम दिया था, वो क्या होता था? a इंटू आर टू द पावर n-1। ये nth टर्म का फॉर्मूला था। और सम ऑफ n टर्म्स का यानी एसएन का फॉर्मूला मुझे मिला था। एसएन का फॉर्मूला मिला था a टाइम्स ऑफ 1-r टू द पावर n ओवर 1-r। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर r नॉट इक्वल्स टू 1। r नॉट इक्वल्स टू 1 और r की वैल्यू अगर 1 था तो na हो जाता था। ठीक है, अब मैंने बोला था कि अगर r की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो, यानी कि मॉड r, मैग्नीट्यूड ऑफ r जो है 0 से 1 के बीच में है, तो मैं कह सकता हूं कि इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो होता था a ओवर 1-r। और ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इसके बेसिस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और इस थ्योरी का बहुत जगह हम लोग यूज भी करेंगे, बहुत जगह यूज भी करेंगे। अभी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। इनफाइनाइट सीक्वेंस में इसका यूज होता है, तो बहुत ही वास्ट यूज है। तो अब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अभी से स्टार्ट हुआ तो आप अपने बुढ़ापे तक इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होंगे जब तक आप टीचिंग फील्ड में होंगे, राइट। तो अब मैं आता हूं इंसर्शन ऑफ एन जीएम्स। जीएम्स में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मैंने बात की, यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन की बात की थी। ज्योमेट्रिक मीन में हमने देखा था एन टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट करते थे। सबका प्रोडक्ट निकालने के बाद उसका पावर 1/n कर देते थे, अगर एन टर्म्स के ज्योमेट्रिक मीन की हम बात करते हैं तो, राइट। उसी तरह दो टर्म का ज्योमेट्रिक मीन हमने देखा था कि दो टर्म का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो रूट अंडर a इंटू बी हुआ था, राइट। तो मैं सबसे पहले दो टर्म का ही ले लेता हूं। लेट जी, अगर जी बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, अगर जी जो है ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन होता है, देन मैं कह सकता हूं, अब मैं यहां पे प्रूफ नहीं करूंगा, देन इसको मैं बोलता हूं कि ए जी एंड बी आर इन जीपी। ये किस में हो जाता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो जाता है। और यहां से हमने देखा था कि जी की जो वैल्यू होती है वो रूट अंडर ए इंटू बी होती है, रूट अंडर ए इंटू बी होती है। ठीक है, अब मैं इन टर्म्स के ज्योमेट्रिक मीन की बात करता हूं। ठीक है, सर यानी कि एक अगर मिनट दो, लिखने दीजिए। हाँ, अच्छा हाँ लिख लो, ये लास्ट में आप लोगों ने लिखा होगा। अब यहां से हम लोग बात करते हैं ये सब लिखे हुए है ना? हाँ ये सब सब लिखा हुआ लिखे। है आपने। सर आगे आगे आगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंसर्शन ऑफ एन जीएम्स की। किसका इंसर्शन? मतलब मुझे दो नंबर के बीच एन ज्योमेट्रिक मीन निकालना होगा। तो पहले इसका मीनिंग समझेंगे हम लोग। इंसर्शन ऑफ एन जीएम्स बिटवीन ए एंड बी। दो नंबर के बीच मुझे क्या निकालना है? एन जीएम्स निकालना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि अगर मैं कोई एन नंबर्स को मान लेता हूं कि वो ज्योमेट्रिक मीन्स है। लेट से मैंने मान लिया कि लेट, जैसे वहां पे a1 a2 दिया था ना, यहां पे मानता हूं
कि लेट G1 G2 G3, साथ ही साथ आप लोग भी लिखते चलिए, एंड अप टू Gn Bn geometric means of A and B, देन तब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो टोटल, ये जो सीक्वेंस मिलेगा कौन सा, A G1 G2 G3 एंड अप टू यहां पर Gn, कॉमा B आर इन GP। ये किसमें होने चाहिए भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कोई n टर्म्स को अगर बोलता हूं, क्लेम करता हूं कि कोई भी n टर्म्स किसी दो गिवन नंबर्स के क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब कि वो दोनों नंबर के साथ उसके अंदर, उसके बीच में, यानी कि उन दोनों नंबर a एंड b के बीच में अगर इस n टर्म्स को रख दिया जाए तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक फॉर्मेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मुझे मिल गया कि A G1 G2 to Gn and B आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मैं यहां से क्या कर सकता हूं, जो भी कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि यहां पर B जो होगा, लास्ट टर्म जो होगा वो B है, लास्ट टर्म जो होगा यहां पर वो होगा आपका B। ठीक है, और लास्ट टर्म यहां पे कौन सा होगा, तो ये लास्ट टर्म जो होगा n+2th टर्म होगा, कौन सा होगा, तो मैं इसको Tn+2 बोल सकता हूं, दिस इज इक्वल्स टू B। और मुझे nth टर्म का फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है आते आते कि nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a इंटू r टू द पावर n-1, यानी जितना पावर हम जिस टर्म की बात कर रहे हो उसमें से एक टर्म में 1 जो है सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे Tn+2 चाहिए। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि दिस विल बी a टाइम्स, तो पहला टर्म होगा, पहला टर्म a हमने लिया है, a इंटू r जो है मैंने कॉमन रेशियो माना है, तो r टू द पावर n+2 -1, दिस इक्वल्स टू व्हाट, b। मुझे r नहीं पता है क्योंकि यहाँ पे a दिया हुआ है, कॉमन रेशियो मुझे नहीं दिया हुआ था, तो मैं क्या करूंगा कि a जो है इस साइड आएगा तो b/a हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि r का पावर अब n+2 -1 करेंगे तो वो n+1 हो जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू b/a। देयरफॉर r की अगर वैल्यू की बात करेंगे, हम लोग r की वैल्यू की बात करेंगे, तो आप जानते हो अगर इस तरह इस साइड LHS में अगर ये पावर में है तो उस साइड जाएगा तो 1/रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहां वो बोलता हूं कि इस साइड स्क्वायर है तो उधर स्क्वायर रूट चला जाता है, इधर क्यूब है तो साइड चेंज करूंगा तो क्यूब रूट चला जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर n+1 का पावर है तो n+1 का यहाँ पे रूट मिल जाएगा। तो ये आपका जो टर्म, जो कॉमन रेशियो मुझे मिल गया, b/a टू द पावर 1/n+1। ठीक है, तो अब आप ज्योमेट्रिक मीन बोल, यहाँ पे आपको टर्म जो मिलेगा G1 की टर्म की वैल्यू बात करेंगे, तो दूसरा टर्म फाइंड आउट करने के लिए मुझे उस कॉमन रेशियो में पहले वाले टर्म में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि जो दूसरा जो टर्म होता है वो a इंटू आर होता है। a का वैल्यू तो मैंने ले लिया, r का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/a टू द पावर कितना हो जाएगा, 1/n+1। ठीक है, 1/n+1। दूसरा जो टर्म होगा G2, ये हो जाएगा AR², यानी कि G1 क्या है, AR है, उसमें R से मल्टीप्लाई करेंगे तो A तो एज इट इज रहेगा, R से मल्टीप्लाई होके R² मिल जाएगा। अब देखो ये हो गया A, R का वैल्यू देखिए रखिए, R का वैल्यू मैं रखता हूं कितना, b/a टू द पावर 1/n+1, और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू b/a का पावर 2/n+1। देख लीजिए 2/n+1। तो आप यहां से आप देख रहे होगे कि अगर G2 लिया है तो
तो आपको a इंटू बी बाई ए टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो उसी तरह मैं g3 अगर लूंगा तो g3 आपको मिलेगा a r का पावर 3, और उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी a टाइम्स ऑफ माई b बाई ए टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। उसी तरह आपको अप टू gn अगर चाहिए, gn तो ये आपको मिलेगा a इंटू आर टू द पावर n, और ये वाला जो वैल्यू होगा a टाइम्स ऑफ b बाई ए टू द पावर कितना, ये हो जाएगा कितना 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 कितना, ये हो जाएगा आपको n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो लिख लीजिए अब जिसको इसको लिखना है। अगर किसी को कोई डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड। ट्राई करेंगे कि आपको समझ में आ जाए 100%, और बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। और मैंने ट्राई किया है कि बिल्कुल एपी के तरह, जैसा एपी का कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है एकदम उसी से कोरिलेट करके पढ़ाया जाए, ठीक है? तो उसी सीक्वेंस में चल रहा है। अगर आपने एपी पढ़ लिया है तो एपी में एडिशन होता था और जीपी में मल्टीप्लीकेशन होगा। सर पीछे वाला स्लाइड कीजिए। पीछे वाला इस चीज से हम पता क्या करेंगे? दो नंबर के भी अभी एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया कि 1 और 16 के बीच, 1 और 16 के बीच चार ऐसे टर्म, चार ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कीजिए। यानी कि ऐसा मुझे चार नंबर चाहिए जिसको 1 और 16 के बीच रख दिया जाए तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा। आया समझ में? तभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे एपी वाले में हमने किया था, आपको दो नंबर दे दिया गया था, दो नंबर के बीच मैंने पूछा था कि 5 अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कीजिए, 6 अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट कीजिए। तो आपको 6 ऐसे टर्म चाहिए थे जिसको उस दोनों नंबर के बीच रख दिया जाए तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको मिल जाता था। सिमिलरली यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मिलेगा। सर वहां पे नहीं समझे सर। कहाँ हो? यहाँ लास्ट टर्म tn+2 क्यों दिए? देखो यहाँ पे टर्म काउंट करो। एन टर्म तो यही तुमने ले लिया है, एन टर्म, एन जीएम्स तो आपको चाहिए था, यानी एन टर्म ये हो गया यहां से यहां, और एक टर्म ये हुआ तो n+1 हो गया, वो n+2, n+1। तो ये वाला टर्म कौन सा हो जाएगा? n+2th टर्म। तो वही ये n प्लस लास्ट टर्म जो है वो नंबर में काउंट किया जाए तो n+2th टर्म है, n+2th टर्म है। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत तो बोलो भाई, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भी दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी लिया हुआ है, यहाँ एनसीईआरटी का ही ऑफ कोर्स। कह रहा है इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन जीपी। इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? 3 ऐसे नंबर चाहिए जिसको इस दोनों नंबर में रखने पर क्या मिल जाए? एक जीपी मिल जाए। इसका मतलब मुझे ज्योमेट्रिक मीन्स चाहिए। 1 and 256 के बीच मुझे 3 ज्योमेट्रिक मीन्स चाहिए। ठीक है? तो मैं मान लूंगा, जिसको ट्राई करना है खुद से भी कीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, हालांकि आप इसको खुद से भी कर सकते हैं। मैं मान लूंगा कि लेट G1 G2 एंड G3 एंड G3 B3 नंबर्स, G1 G2 G3 जो है वो 3 नंबर्स आपको दिए गए हैं। ठीक है? देयरफॉर आपको 1, G1 G2 G3 एंड कितना 256 आर इन जीपी। ये क्या मिलना चाहिए? एक जीपी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 टर्म तो ये हो गया, एक टर्म ये, चौथा तो ये 256 जो है ये 5th टर्म होगा इस सीक्वेंस का। कौन सा टर्म है? 5th टर्म है। ये है आपका
फिफ्थ टर्म। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अमन ने फाइंड आउट भी कर लिया। तो आप बोलोगे कि T5 जो होगा वो कितना है, 256। T5 कितना है, 256। तो T5 को क्या बोलोगे आप, ए आर का पावर n-1 होता था, यानी 5-1। और ए का जो वैल्यू है यहां पर वो भी मैं लिख देता हूं, चाहे चलिए इस बार लिख दिया है, ये वैल्यू आपको 256 के बराबर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि बी के ए के जगह पे तो 1 है, 1 इंटू आर का पावर 4 जो होगा वो 256 है। और 256 जो है 16 का स्क्वायर है, और 16 जो 4 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 4 का पावर 4 बोल सकता हूँ। तो दोनों तरफ पावर सेम है, तो ये जो बेस है वो भी सेम होना चाहिए। तो बाई कंपैरिजन आप बोलोगे कि आर जो है वो 4 के बराबर आ गया। आर क्या आ गया, 4 के बराबर आ गया। तो आपका जो जीवन मिला है, जीवन पहला टर्म जो है वो ए इंटू आर होगा। ए का तो वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू 4 है, तो आपको 4 मिल गया। ठीक है। उसी तरह G2 जो है, G2 ये आपको मिलेगा ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर, ए का तो वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू कितना है, 4 का, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 16 हो गया। इन द सेम वे G3 जो है वो आपको मिलेगा ए आर का पावर 3, और ये आपको मिल गया ए का तो वैल्यू 1 और ये 4 का पावर 3, तो ये आपको 64 मिल गया। 64 मिल गया। बात आया समझ में क्या, बात आया समझ में? यस सर। तो अब पता चला कि आपको यहाँ पे क्या मिलेगा। कौन बोल रहा था, अविनाश? यस सर। अब पता चल गया ना। उसी Yes, sir. तरह किसी भी टर्म को यहाँ पर, जैसे मैंने मान लिया कि मैं आपको ये दे देता हूँ कि फाइंड, सर हाँ बोलो, बोल। सर 256 का सर फिफ्थ टर्म माने थे ना। हाँ, माने नहीं है। देखो यहाँ पे 3 गो टर्म ये हुआ, 3 यस टर्म सर। ये हुआ, ये 3 टर्म हुआ ना, यस यहां सर। से यहां, और एक टर्म तो 1 है, 4 टर्म हो गया। तो ये किस नंबर पे आया है, 5वें नंबर पे ही आया है ना। यहाँ काउंट कर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये 5वां टर्म आया है, मैंने इसको माना नहीं है। ये फिफ्थ टर्म, फिफ्थ पोजीशन पे है ही ये। समझ गया, जैसे समझ। रो में बच्चों को काउंट करके बोला जाता है ना कि ये 5वें पोजीशन पे, छठा पोजीशन है, तो 256 का पोजीशन देखिए वो क्या है, वो फिफ्थ पोजीशन पे है। ठीक है, तो वो एजम्पशन नहीं है भाई, वो उस पोजीशन पे आया हुआ ही है। ठीक है, यस तो सर। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको। सर G4 कितना आएगा? G4 तो लिया हुआ ही है ना, लिया हुआ ही नहीं है। अगर वैसे करूंगा तो फिर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा ये टर्म चेंज हो जाएगा, तो R चेंज हो जाएगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पे G4 हमने चार्ज मेट्रिक मीन लाया ही नहीं, हमने चार्ज ज्योमेट्रिक मीन आपको दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, यानी चौथा ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड आउट नहीं किया है। अगर चौथा ज्योमेट्रिक मीन आप फाइंड आउट करने जाओगे इन दो नंबर के बीच, तो आपका कहानी बदल जाएगा। कहानी बदलने का मतलब कि आपका आर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके ये जो टर्म्स आए हुए हैं वो फिर अलग अलग आने लगेंगे। बात आया समझ में? तो एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको डाउट है तो एक और क्वेश्चन लिखिए, लिखिए find find 5 geometric means, 5 बोल दे कि 4 बोल दे, 4, रहने हाँ दीजिए ना, 5, 5 है। चल राइट। मुझे डाटा भी देखना है ना कि डाटा उसके अकॉर्डिंग पूरा कट जाए। राइट 5 geometric means, होप सो कि ये सही लगे। 5 geometric means बिटवीन, या आप बोल सकता है इंसर्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट 5 geometric means बिटवीन 1 and 729। मैं कैलकुलेशन देख लेता हूं कि इसका, चलिए कीजिए, जो भी आएगा देखा जाएगा।
नहीं, ये कर ली 2187 कर लीजिए, आपको फिर ये अच्छा डाटा नहीं मिलेगा। 2187 कर लीजिए, ठीक है, जब अगर 5 ज्योमेट्रिक मीन करोगे, नहीं तो ऐसे जो डाटा है वो आपको पावर में फ्रैक्शन में आ जाएगा। अच्छा, इतने पर ही आ गया क्या? 2 4 यस सर। नहीं हो आएगा। 3 to the नहीं आ power रहा 6 है। आता था। नहीं आ जाता। इधर ये आ जाएगा सर। 729 जो है वो 3 का पावर कितना से मिलेगा? 6 6 6 से मिलेगा पक्का कि 5 से लिख के मिलेगा? दे सर। नहीं नहीं, हाँ ठीक 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 ठीक, 27 किसको है? हाँ हाँ 27। 6 से मिलेगा, थैंक यू, उतना ही। आंसर भेजे हैं सर, देखिए। यानी कि सही लिखा हुआ था हमने 729 में। बहुत शानदार, तुमसे पहले अमन भेजा है, बहुत ही शानदार। तो देखिए यहाँ पे कह सकते हैं कि मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं कि 1 G1 G2 G3 G4 और G5। देखो ये इंस्टॉलमेंट में प्रिंस भेज रहा है, एक ही साथ तुम लिख नहीं पा रहे हो 3 9 जो भी लिखना है, एक बार 3 भेज रहा है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। समझ रहे हैं थोड़ी, उसके बीच में कोई और भी कर दे रहा है तो तुम्हारा वो साथ थोड़ी आ रहा है। तो मुझे एक टर्म दिख रहा है, फिर दो मैसेज के बाद फिर दूसरा टर्म दिख रहा है, तो वैसे थोड़ी होता है। ये 729, तो ये 7वां टर्म हो जाएगा। ये कौन सा टर्म है? 7 टर्म है। तो T7 जो है वो आपको मिलेगा AR का पावर कितना? 7 - 1। यहां पर आपको T7 जो है 729 है, एंड दिस इक्वल्स टू A की तो वैल्यू 1 है, 1 इंटू R का पावर 6 हो गया। दिस इंप्लाइज R का पावर 6 जो है आप बोलोगे कि 3 का पावर 6 है, ठीक है। तो आपको कंपैरिजन करोगे तो R का जो वैल्यू है वो मिल गया है 3। तो आपको जो G1 मिला है वो AR मिल गया, A का वैल्यू 1 है तो ये 3 हो गया। G2 आपको मिल गया है 3 का स्क्वायर 9, G3 आपको मिल गया है 3 का पावर 327, G4 आपको मिल गया है, इसका इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे 81, और G5 आपको मिल गया है 243। कोई समस्या अब नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा, अभी का आंसर मिल गया। लगभग सबका आंसर आ गया है। तुम्हारा तो वही दो ही नंबर आया है अभी तक मेरे पास। सही है ना, सब सही है ना? हाँ, मिला लिए हम, मिला लिए। कितना 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ NGMs, जैसे वहां पे याद कीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैंने सम ऑफ NGMs फाइंड आउट किया था। कितने लोग बता सकते हैं सम ऑफ NGMs कितना आया था? प्रिंस बताएगा अनम्यूट करके, प्रिंस हॉस्टल वाला। यस सर। हाँ बताओ तो NGMs का सम कितना आया, NMs का सम कितना आया था? तो कॉपी पलटने की जरूरत पड़ गई ना। इसका सर पूछिए ना। हाँ हाँ बताओ विनय, लिखिए, बोले। n into a plus b by 2. कितना? n into a plus b by 2. बहुत शानदार। मैं सिंपली बोल सकता हूं n टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ दोस टू नंबर्स, ठीक है, जिन दो नंबर के बीच फाइंड आउट करता था। सॉरी। तो देखिए वहां पर सम की बात हुई थी, सम कितना आ रहा था? एस आ रहा था n इंटू बी प्लस या a प्लस बी बाई 2 आ रहा था, यह आया हुआ था। यहां पर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं तो प्रोडक्ट भी आपको याद होना चाहिए। वहां पे n टाइम्स ऑफ सम ऑफ यानी कि जीएम ऑफ ए एंड बी आया था ना, यहां पे आप गेस कर सकते हो कि यहां पे जीएम ऑफ 2 नंबर उसका पावर n आएगा। देख लीजिए कैसे, ठीक है। तो मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं कि यानी कि आपको जो टर्म मिला है कौन कौन सा? A, G1, G2, G3, G4 क्या लिखना है, सीक्वेंस दे देते हैं। ये GN एंड कॉमा B मिलेगा। ये आपको
जीपी में मिला है, आर इन जीपी, एक इसमें मिला है, जीपी में मिला है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो भी यहाँ पे आपको G1s मिले हैं, G1, G2, G3, G4 एंड ये प्रोडक्ट जो है Gn, ये फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं। तो आप ये कह सकते हो कि G1 जो है सर वो A इंटू आर मिला था, G2 जो है वो AR स्क्वायर मिला था, G3 जो है, तो यहाँ पे नहीं, मुझे इधर लिखते हैं, G1 आपको कितना मिला था, AR, G2 क्या मिला था, AR स्क्वायर, G3 कितना मिला था, AR का पावर 3, AR का पावर 3, G4 मिला था AR का पावर 4, और उसी तरह आपको अंत में जो Gn है, Gn वो मिला था AR का पावर n। ठीक है, यहां पर देखिए A कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो A जो है n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, कितनी बार, n टाइम्स, तो A का पावर n हो जाएगा क्या, A का पावर कितना हो जाएगा, n, और आपको फिर मिलेगा एक A तो आपने कलेक्ट किया, आपको मिला है R इंटू आर स्क्वायर इंटू आर का पावर 3 इंटू आर का पावर 4 एंड इंटू अप टू क्या होगा, आर का पावर n। अब आपको पता है कि अगर बेसेस सेम होते हैं और पावर वाले नंबर प्रोडक्ट में है तो उसका पावर जो है वो ऐड हो जाता है, तो मैं बोल सकता हूं कि दिस विल बी a का पावर n, r जो है r का पावर, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, सभी पावर्स ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड प्लस अप टू कितना, n, n। और ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता था भाई, मैंने इसको बोला था कि सम ऑफ n टर्म्स को सिग्मा n आप बोलते हो, क्या बोलते हो, सिग्मा n, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है भाई, तो ये पावर में आ गया, एक a का पावर n इंटू r का पावर आपको मिल गया n इंटू n प्लस 1/2। कोई समस्या है क्या यहां तक, कोई भी समस्या, और r आपने फाइंड आउट कर लिया है कि r का जो वैल्यू है वो b/a का पावर 1/n+1 है, r आपने फाइंड आउट किया है भाई। तो मैं कहूंगा कि यहां पर अब r के जगह पे वो टर्म रखिए, तो a का पावर n, अब देखिए r के जगह पे मैंने क्या रखा, b/a का पावर 1/n+1, 1/n+1, और ये r हो गया, और इसका ओवरऑल पावर जो है वो आपको मिला है n टाइम्स ऑफ n+1/2। गलत बता रहे हैं क्या, बताइए। सही है सब। सच्ची बात है। सही है ना। अब आप ये जानते हो कि अगर a का पावर m है और उसका ओवरऑल पावर n है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a का पावर m इंटू n हो जाता है कि नहीं। तो यहां से मैं बोलूंगा कि ये दोनों जो पावर, देखो b/a का पावर 1/n+1 और उसका ओवरऑल पावर n इंटू n+1/2 है, तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट मिलना है, अब ये जो G1 G2 G1 ये सब प्रोडक्ट की वैल्यू मिली है, G1 G2 G3 एंड अप टू प्रीवियस Gn। पे जाइए ना बार, जा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डाटा कंप्लीट करने दो। a का पावर n, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं दोनों पावर को, तो b/a, और ऊपर से आया हुआ था मुझे n इंटू n+1/2 आया हुआ है, और डिवीजन में मुझे n+1 था, तो ये 2 टाइम्स ऑफ n+1 हो जाएगा। ये n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, तो आपको मिल गया a का पावर n एंड डिवाइडेड बाई b/a का पावर हो जाएगा कितना, तो ये n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, n/2 मिला आपको। इसको मैं थोड़े से देर के लिए ऐसे लिख सकता हूं, a का पावर n
इंटू बी का पावर n डिवाइडेड बाई a का पावर b का पावर n बाई 2 ना, और a का पावर भी n बाई 2। अब ये दोनों a का पावर n ऊपर है और a का पावर n बाई 2 नीचे है, तो आप जानते हो a का पावर m होगा डिवाइडेड बाई a का पावर n है, तो दोनों पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं कि नहीं, a का पावर m माइनस n हो जाएगा, होगा ना। तो उससे आप करोगे तो a का पावर n में से n बाई 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n बाई 2 बच जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे a का पावर n बाई 2 मिलेगा आपको, और b का पावर भी n बाई 2 मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ a इंटू बी का पावर n बाई 2 मिल गया, मतलब रूट ए बी का पावर n। अब इसको मैं लिख सकता हूं रूट अंडर a इंटू बी का पावर n भी लिख सकता हूं, और ये रूट अंडर ए बी क्या था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स। तो मैं बोल सकता हूं कि आपका ये जो प्रोडक्ट है G1 G2 G3 अप टू Gn, G1 G2 G3 एंड अप टू Gn जो है वो आपको मिला है, रूट अंडर ए बी को मैं लिख देता हूं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी और उसका पावर n। ठीक है, देखिए कितना शानदार रिजल्ट आया है, कितना सिमिलैरिटी है दोनों के रिजल्ट में, आप ये यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है, दोनों के रिजल्ट में कितनी बेहतरीन सिमिलैरिटी है, देख सकते हो। चलिए, आपको प्रीवियस स्लाइड किसी को चाहिए था? सर एक मिनट उधर जाइए ना, 1 मिनट। इस पे हाँ एक हो गया। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड पे किसी को आना था, देखिए देख लीजिए, मैंने साइड वाइज ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि इसका पार्ट है ये। इसको रुको, दूसरे कलर से कर देते हैं, ये मैंने इसमें यूज किया हुआ है। और ये r का जो वैल्यू है ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया है भाई मेहनत से, जब इंसर्शन ऑफ एनजीएम्स पढ़े हैं। तो अभी आप देख सकते हो, मैं अभी प्रीवियस स्लाइड पे दिखा भी दे रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे r का वैल्यू हम लोगों ने वो फाइंड आउट किया है, तो इसी रिजल्ट का हमने यूज किया है। देखिए यहाँ पर, ये मत कहिएगा कि वो माने हुए हैं, ठीक है, वो हम मेहनत से लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए सर एक पेज आगे कीजिएगा। सब्जी बन रहा है उज्जवल, इसीलिए थोड़ा खांसी आ रहा है। 1 मिनट पीछे कीजिए ना, 1 सेकेंड। मुर्गा बन रहा है सर, मुर्गा बन रहा है। नहीं रे, मुर्गा क्यों बनेगा, हम लोग छी, ये सब तो गंदा गंदा चीज खाते ही नहीं हैं। छी We are शुद्ध शाकाहारी पीपल, राइट। ये सब पूछना होगा साइड से कॉल कर लेना भाई। नेक्स्ट पेज। चलिए, ये खुद से भी थोड़ा वो करो, क्योंकि ये ऐसा हो गया, चीज है कर लिए, तो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, कर लिए, कब गया? कर लिए। तो अब देखिए यहाँ पर, इसमें मैं इसके लिए अलग से क्वेश्चन नहीं लूंगा। यहाँ पे देखिए, आपको जो पहला वाला क्वेश्चन जो लिया था हमने कि इंसर्शन बिटवीन, ये इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन दिस, यानी कि 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन निकालना था ना, तीनों का प्रोडक्ट पहले इस वाले नंबर से निकाल लीजिए। तो तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, तो तीनों का प्रोडक्ट होना चाहिए दोनों का ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी का मतलब कितना हुआ, 1 इंटू 256, तो 256 का रूट अंडर निकाल दो, और उसका पावर कितना कर दीजिए, 3 कर दीजिए, उसका पावर कितना कर दीजिए, 3। तो यहाँ पर ये 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 16, और 16 को मैं 4 का पावर 2 लिख सकता हूं, और उसका पावर 3 कर दिया, तो सबका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 4 का पावर आ जाएगा 6। चेक कीजिए तो 4 का पावर 6 आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 3 टर्म, देखिए पहला आया है 4, दूसरा आया है 16, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, और तीसरा आया है 64 यानी 4 का पावर 3। देखो तो सबका प्रोडक्ट करोगे 4 का पावर 6 आ जा रहा है, आया ना। उसी तरह यहाँ पे भी आपको
यहाँ पे भी 5 ज्योमेट्रिक मीन आपने फाइंड आउट किया है। 5 ज्योमेट्रिक मीन, इसका प्रोडक्ट पहले मैं यहां से निकाल लेता हूं। पहला कितना है 1, और तो रूट अंडर 729, 729 का स्क्वायर रूट कितना है? ये 27 का स्क्वायर रूट है। 27 का 27 का पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 27 का पावर 5 हो गया। ठीक है, 27 को मैं 3 का पावर 3 लिख सकता हूं और उसका पावर 5 कर दूंगा, तो 3 का पावर 15 मिलना चाहिए। 3 का पावर 15 मिलना चाहिए। लेट्स चेक इट। यहां पर देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, ये वाला लिख सकता हूं 3 का पावर 3, ये वाला लिख सकता हूं 3 का पावर 4, और ये वाला लिख सकता हूं 3 का पावर 5। तो 5 4 9, 9 और 5 14 ही हुआ क्या? अच्छा, ये तो 3 तो लिया ही नहीं हमने, तो 3 का पावर 15 ही हो गया। आया ना? प्रीवियस पे एक बार क्या बोल रहे हो? पेज प्रीवियस पेज करे फिर। तो ये सब रिजल्ट डायरेक्ट आए हुए हैं जेई एडवांस में। आपको मैं बता दूं, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ये सब स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट जेई एडवांस में, यानी आईआईटी जेई के जब नाम से होता था तो डायरेक्टली यूज कर चुका है वो। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में। तो मैं उसका, तो आपको अब ये डायरेक्ट आपके जुबान पर होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। यानी कि अगर मुझे सर लगातार, एक मिनट सर, एक बार पीछे कीजिए। इसके नेक्स्ट वाला हो गया सर। चलिए, अब आते हैं सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी पर। जैसे हमने सिलेक्शन ऑफ, जैसे बोला था 3 टर्म एपी में सेलेक्ट कीजिए जिसका सम इतना हो, प्रोडक्ट इतना हो, इस टाइप के मुझे क्वेश्चन मिले हुए थे। यहां पे भी कुछ ऐसा आएगा। तो मुझे अगर 3 टर्म सेलेक्ट करना हो, ठीक है, 3 टर्म्स, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, और वो टर्म कैसे होने चाहिए? लगातार। तो मैं बोल सकता हूं 3 कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर मुझे लिखने होंगे, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो मैं बोलूंगा पहला टर्म मेरा हो जाएगा a/r, दूसरा हो जाएगा a, और तीसरा हो जाएगा AR। आप देख सकते हो कि यहां पर जो तीनों टर्म है उसका कॉमन रेशियो कितना होगा? R होगा। ठीक है, कॉमन रेशियो R होगा। दूसरा, 4 टर्म सेलेक्ट करना है। एक बार खुद से सोच के करो तो, सिलेक्शन ऑफ 4 टर्म्स, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स मुझे अगर सेलेक्ट करना है तो क्या करूंगा? फोर a/r स्क्वायर, a/r, a/r, a/r स्क्वायर। कैसे बोले हो? a/r स्क्वायर बोल। 5 को हो गया सर। आया समझ तो हम में? बोले हाँ बोलो। a/r क्यूब, a/r क्यूब, हाँ, a/r, a/r, ar, ar, ar क्यूब। ar क्यूब। सही है क्या? तो सही है भाई। ये यहां पे आर स्क्वायर जो है वो कॉमन रेशियो होगा, तो मास्क लगाइए। 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स हो जाएगा ये। तो ध्यान दीजिए, वहां पे भी हमने देख और लिखा था a-3d लिखा था, फिर a-d, a+d और a+3d हुआ था। अगर 5 टर्म मुझे लेना है तो 5 कंसेक्यूटिव टर्म लेना हो तो कैसे करोगे? 5, तब मेरा होगा a/r स्क्वायर, a/r, a, हाँ,
5 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर मुझे लेने हैं तो ये आप बोल सकते हो कि आपको मिलेगा a/r², दूसरा हो जाएगा a/r, तीसरा टर्म हो जाएगा a, फिर हो जाएगा ar, फिर हो जाएगा ar का पावर 3, ar का पावर 3। अच्छा विनय, 6 टर्म लेना होगा तो स्क्वायर कैसे ना होगा करेंगे? लास्ट में अच्छा स्क्वायर हाँ, ना होगा। स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर होगा। होगा। थैंक यू, थैंक यू। चलो। 6 टर्म लेना होगा विनय तो कैसे लेंगे, बताओगे? अगर 6 क्या टर्म हुआ लेने सर? होगा तो सर a/r का पावर 5 हाँ एग्जैक्टली, ए का पावर a/r का पावर 5 से स्टार्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप देख लीजिए। a/r का पावर a/r का पावर 5, दूसरा हो जाएगा a/r का पावर 3, उसके बाद हो जाएगा a/r, उसके बाद हो जाएगा ar, उसके बाद हो जाएगा ar का पावर 3, और उसके बाद हो जाएगा ar का पावर 5। ठीक है भाई, इस तरह सर से। ये कॉन्सेप्ट नहीं समझे, कौन सा नहीं समझा? ये कैसे लेते हैं? अरे ऐसा हम लेंगे कि सबका प्रोडक्ट करेंगे ना तो आर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे करके। देखो यहाँ पे, वहां पे क्या किए थे, सबको ऐड करते थे तो वहां पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कैंसिल आउट होके सिर्फ और सिर्फ ए वाला टर्म आपके पास बचता था। तो यहाँ पे भी आपको टर्म्स ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई होके, सब टर्म मल्टीप्लाई होके आर गायब हो जाए, ताकि वो डबल वेरिएबल मुझे सॉल्व ना करना पड़े, मेरा काम सिंगल वेरिएबल से ही हो जाए। तो आप देखिएगा यहाँ पे हमने जितने भी टर्म लिए समझ हैं, गए। हाँ यहाँ पे हमने जितने भी टर्म लिए हैं उनका प्रोडक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ ए के टर्म में मिल रहा होगा, ठीक है। और साथ ही साथ वो टर्म में जो एक टर्म को दूसरे से डिवाइड कर रहे होंगे तो जो कॉमन रेशियो मिल रहा होगा वो भी सबके लिए बराबर आ रहा होगा, ठीक है। तो ये यहां से एक दो क्वेश्चंस कर सकते हैं ना। एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है क्या, चलिए इस पे नहीं लिया हुआ है, आप एनसीईआरटी से क्वेश्चंस देख लीजिएगा। मैंने कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का ही है। हाँ कोई कुछ सर बोल रहा बोले है क्या? क्या? हाँ हाँ सर, हमको टर्म्स सिलेक्ट करना और हमको जीपी का सम दिया हुआ है, 3 टर्म्स हाँ का या 2 टर्म्स का सम दिया हुआ है, 4 टर्म का सम दिया हुआ है, तो उसमें किस तरह से सेलेक्ट अच्छा करेंगे? हाँ, अब आपको ये बता रहे हैं। जीपी में ना, जीपी में जब आपको क्वेश्चन बेसिकली दिया जाता है, जो हम अच्छे अच्छे एग्जाम्स की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी बुक्स अगर आपको दिया हुआ है तो हो सकता है आपसे मतलब बुक का मोटो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दो पर्पस हो सकते हैं आपको क्वेश्चन देने के। पहला पर्पस हो सकता है कैलकुलेटिव पर्पस हो सकता है, ठीक है, यानी कि आपको कैलकुलेशन सिखाया जाए। और दूसरा पर्पस हो सकता है कि आप दिमाग का यूज करें, ठीक है, यानी कि क्विक रेस्पॉन्स करें। आपको जो भी अच्छे अच्छे बुक्स में जो आपको एग्जाम पर्पस वाले जो क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक सम दिया रहेगा तो प्रोडक्ट भी जरूर दिया जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट भी जरूर दिया जाएगा। और सम वाला दिया जाए, दोनों सम दिया जाए फिर डिफरेंस दिया जाए, इसका मतलब कि वो आपसे थोड़ा कैलकुलेशन कराना चाहता है। तो आपको एज यूजुअल, जैसे एज यूजुअल आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो ए का पावर 3 जो है, ये कुछ जो भी टर्म दिया हो तो यहाँ से ए आ जाता है, और फिर सबका सम कर रहा होगा तो सबका सम करोगे, वहां पे आपको वही आर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आया समझ में? यस सर, एनसीईआरटी में तो दिया हुआ था क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन, हाँ तो अगर एनसीईआरटी में तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। एनसीईआरटी में प्रोडक्ट भी दिया हुआ था, ये भी हमने देखा है, प्रोडक्ट भी सम तो दिया ही होगा, प्रोडक्ट भी दिया होगा। मैंने शायद लिया हुआ है डेस्कटॉप पे, रुको मैं देख ना लेता सर, हूं। एक क्वेश्चन था उसमें था 3 टर्म्स का सम दिया होता, फिर उसके आगे के 3 टर्म्स का सम था। उसके आगे का 3, हाँ तो वो मतलब जीपी का यूज कराना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। मैं अभी ले लेता हूं, यहीं पर है, देख मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, स्क्रीन शेयर कर दूं क्या आपको? वेट अगर पहले के 3 टर्म का दिया हो बाद के, तो वो ना सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज कराना चाहता है आपसे, वहां पे इसका यूज नहीं कराना चाहता है।
बात आया समझ में? जैसे हाँ Yes, sir. ये वाला एग्जाम्पल नंबर 14 की बात कर रहे होगे। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, मैं तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। वेट, मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं भाई। तब तक वो क्वेश्चन वाला स्लाइड दिखा दीजिए, हम लिख रहे थे। हम क्वेश्चन लेके आ जा रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग भी टेक्निकल हो गए हैं आई थिंक। तो आप ये ऐसा लग नहीं रहा है, देख लो क्वेश्चन आ गया। हाँ ये देखो ऐसा बोला ना कि सच में कुछ भी राम 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 राम। वेट, पनौती है क्या रे? अंधेरा छा गया सर। अरे देख। नेट 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 खराब हो गया। देखो क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको? यस सर दिख रहा। आ गया ना? यस सर। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि पता नहीं ऐसा बोला ना कि मेरा ये कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं किया, इसलिए बोलो मत भाई तुम। देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज इतना एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। ठीक है, इसका मतलब ये इसी को यूज कराना चाहता है, यानी कि आपको ऐसे टर्म्स लेने हैं तो आप ऑफ कोर्स कर सकते हो, आराम से कीजिए तो सब लोग इसको। तो इसमें तो प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो बहुत इजी है। हाँ दिया हम हुआ है ना, उसका तो वो वाला जानते हो ये यूज कराना चाहता है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, अगर पहले 3 टर्म का सम दिया है तो आपको S3 दिया हुआ है, और बाद के 3 टर्म का सम दिया हुआ है, इसका मतलब आपको S6 माइनस S3 दिया हुआ है। बात आया समझ में? ये यूज कराना चाहता है आपसे। 6 टर्म में से आप क्या करो, 3 टर्म का सेलेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे सम, तो आपको क्या मिलेगा? चौथा, पांचवा और छठा टर्म का सम नहीं मिल जाएगा? तो वो ये यूज कराना चाहता है, वो आपसे सिलेक्शन ऑफ टर्म्स यूज नहीं कराना चाहता है। बात आया समझ में? यस सर। वो आपसे ये यूज कराना चाहता है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को भी समझेंगे, ऐसा नहीं कि टर्म्स निकालना है तो सीधे यही यूज करेंगे, नहीं। मुझे ये भी साथ ही साथ दिमाग को कभी ब्लॉक नहीं करना है कि मुझे ये भी देखना है कि ये जो काम मैंने किया है वो कन्वीनियंस के लिए किया है। अभी इसको रिजिड नहीं हो जाना है कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो मैं यही टर्म सेलेक्ट करूंगा। मैं अपना दिमाग क्या रखूंगा, ओपन रखूंगा कि मुझे टर्म्स ऐसे ही लेने हैं जबकि क्वेश्चन को इजी करे। अगर कुछ क्वेश्चन जो ये वाला वैल्यू इस तरह का टर्म लेने पर आपका कैलकुलेशन लेंदी हो रहा है, तो आप इस टर्म को मत लीजिए, आप अपने दिमाग का यूज कीजिए कि ऐसा कौन सा टर्म आप एज्यूम करोगे जो ऑलरेडी जीपी में हो और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता हो। ठीक है, चलिए तो यहां से आप देखोगे मुझे 3 टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मेरे पास जो टर्म होंगे वो मैं मान लेता हूं कि लेट द थ्री टर्म्स that are in GP B क्या हो जाएगा भाई? एक हो गया है मेरे पास A/R, दूसरा हो गया A एंड तीसरा हो गया AR। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोसीड करो भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोसीड करोगे तो आप बोल सकते हो कि A/R इंटू A इंटू AR, ये जो प्रोडक्ट मिला है -1 मिला है, और आप बोल सकते हो कि भाई साहब यहां से R तो कैंसिल हो गया, R तो कैंसिल होगा, A का पावर 3 मिला आपको। क्या मिला? A का पावर 3 का जो वैल्यू है वो -1 के बराबर आ जाता है, और इस -1 को भी मैं -1 का पावर 3 लिख सकता हूं, यानी A का वैल्यू आपको मिल गया है -1। अब दूसरा टर्म, यहाँ पे जो टर्म आपको मिल गया यानी कि -1/R आपको एक टर्म मिल गया, दूसरा टर्म मिल गया -1, और तीसरा मिल गया है -R। ये टर्म आपको मिले हैं। बहुत शानदार, अमन का आंसर भी आ गया, ये मिला है। अब आप बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम दिया है, यानी कि -1/R, -1 और -R, इन सब की जो वैल्यू है वो माइनस नहीं 13/4 ही दिया है ना,
यानी ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है एक्चुअली 13/12, यानी r माइनस कॉमन निकाल के इस साइड भेज देंगे आप, और यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, तो यहाँ से एलसीएम लोगे तो r आ जाएगा, ये 1 + r हो जाएगा, और इस साइड मैंने भेज दिया -13/12। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद r का वैल्यू 2 आएगा, एक तो देखिए r का 2 वैल्यू आएगा, एक असेंडिंग ऑर्डर वाला होगा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर वाला होगा। बात आया समझ में? एक में इंक्रीजिंग, जैसे आप वहां पे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी आप जाइए, मैंने वहां पे सिलेक्शन ऑफ टर्म इन जीपी में, तो वहां पे भी दो हमेशा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 आती थी। एक असेंडिंग आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलता था, यानी कि एक में टर्म बढ़ते थे, दूसरे में टर्म घटते रहेंगे। तो यहाँ पे भी 2 आएगा, एक असेंडिंग जीपी आएगा, दूसरा डिसेंडिंग जीपी आएगा, और दोनों ही वैलिड आंसर होंगे, दोनों ही क्या होंगे, वैलिड आंसर होंगे। ठीक है, तो आप टर्म्स एंड उसका जो कॉमन रेशियो है वो फाइंड आउट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो r का वैल्यू 2 वैल्यू होगा। तो जो भी होगा, मैं यहाँ पे उसको सॉल्व करने नहीं जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे जो हैं इसको सॉल्व करने के लिए कैपेबल हैं। ठीक है, हो जाएगा, गलतफहमी नहीं रखे। आपको लग रहा है तो अब ऐसा अगर ये भी नहीं रखे तो तुम अपना गलतफहमी दूर करो कि यू आर इन क्लास 11। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन से पहले हम लोग इसको कर लेते हैं। हाँ चलो, ये वाला क्वेश्चन जो आई थिंक आप ही लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है, इसको देख लीजिए। अच्छा, एचपी पढ़ा दे क्या? एचपी में कुछ है नहीं तामझाम ज्यादा, आंसर नहीं जा रहा है मेरा क्या? देखिए तो। हाँ जा रहा है, तो इतना थोक में भेजने की क्या जरूरत है, उसके पहले सब लोग भेज चुके हैं। हमको बोला लक्ष्य नहीं दे रहा आपको। गधा, सब लोग भेज चुका है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा सबसे पहला आया हुआ, पहला नहीं, दूसरा तेसर जाता न। नहीं, सबसे पहला आंसर जिसका आया था उसको मैंने बोल दिया था, उसके बाद मैं रिप्लाई नहीं देता, मतलब देखता नहीं चैट पर ना। ट्राई कीजिए टू बी फर्स्ट वन। ठीक है, देख लिया करिए चैट पर। तुम्हारा तो देख के बोलते ही है, तुम्हारा आता है तो, तुम्हारा आता है तो हम देख के बोलते हैं भाई। यूर स्पेशल, रेयर केस, रेयर केस है वो सर, रेयर केस है एग्जैक्टली। अब भाई एक्सेप्ट साल में एक नहीं, साल में एक रिप्लाई आता है, करिए ना, फिर स्क्रीन शेयर नहीं होगा, साल में एक रिप्लाई आया और स्क्रीन शेयर नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए देखिए भाई, यहाँ पे सब लोग फाइंड आउट किए थे क्या? एक्स जो है मेरा कुछ इस तरह का मिलेगा। देखिए एक्स जो आपका मिलेगा वो ऐसा, अमन ट्राई किए तो हो गया है ये? अमन क्वेश्चन कहाँ था नो सर? सर, हमसे पूछिए नहीं सर। बना होगा, डायरेक्ट नहीं बना होगा। हाँ बताओ आयुष, हो गया तुमसे? यस सर। गजब, x = 1/1 इस तरह का टर्म आया। आ रहा होगा, इस तरह का टर्म, ये इनफाइनाइट तक जा रहा होगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/1 - a। बहुत शानदार, 1/, यानी a/1 - r होता था, तो a/1 - r का वैल्यू भी a के बराबर होगा। सिमिलरली y जो है आपको इस तरह का मिला था। y कितना मिला है मुझे? ABC AP में दिया हुआ है ना, तो यहाँ से a का वैल्यू निकालूंगा भाई मैं। क्या मैं निकालूंगा? मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 1/x की जो वैल्यू होगी, 1/x की जो वैल्यू होगी, ये हो जाएगा 1 - a। तो ये a की वैल्यू जो मुझे मिल जाएगी, a क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि ABC AP में दिया हुआ है, तो a का वैल्यू मुझे 1 - x मिल गया है, 1 - 1/x मिल गया है। बात आया समझ में क्या? बात आया समझ में क्या? इस तरह से। दूसरा, मुझे y का जो वैल्यू मिलेगा वो मिल गया 1 + b + b² + b³ प्लस एंड सो ऑन। देखिए यहां पर इसी दिन के लिए लिखा हुआ है, मॉड a <1 है, मॉड b <1 है, मॉड c <1 है। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू 0 से 1 के बीच, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ r जो है <1 होता था, तभी इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी जो है वो क्या होता था, उसकी एक फाइनाइट वैल्यू आती थी a/1 - r। तो इसी दिन के लिए ये दिया हुआ है। तो यहां से आप y का वैल्यू बोल सकते हो कितना? बोल नहीं पा रहे हो? 1/1 - 1/1 - b।
तो यहां से आप सिंपली बी की जो वैल्यू बोलोगे कि वो 1 - 1/y आ जा रहा होगा, जैसे ऊपर किया है उसी मेथड से। उसी तरह यहां पर आपको सी का जो वैल्यू मिलना है, सी का जो वैल्यू मिलना है वो मिलना है आपको 1 - 1 कितना 1/z। मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि सब एक जैसा टर्म है, एक जैसा टर्म है। अब देखिए ए बी सी ये क्या है? एक बार पीछे कीजिए, एक हाँ, सेकंड। ठीक है, हो गया, हो गया। मेरा हो गया, उसका नहीं, हमको नहीं पता। गुड गुड। प्रिंस यहाँ पे भी आप बोल सकते हो, मैं एक चीज और कर सकता हो हूँ, गया सर, हो गया। यहाँ पे भी आप ऐसे पहले लिख दीजिए, सब में लिखते चलिए क्योंकि हो सकता है मैं उसका यूज करूं। यहाँ पे भी आप पहले बोलोगे कि 1 - b ये जो होगा 1/y होगा, 1 - y। और यहाँ पे आके यहाँ पे लिख लीजिए कि 1 - c जो होगा 1/z होगा। ऐसा क्यों? डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसलिए। 1 - c जो होगा वो आ गया 1/z। ठीक है, एक बार फिर प्रीवियस पेज में चलिए। यहाँ पे देखिए मैंने x की वैल्यू 1/1 - a निकाला है, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, तो 1/x की वैल्यू 1 - a मिला है, साथ ही साथ मैंने a भी निकाल लिया है। ठीक है, दूसरा y का वैल्यू मुझे इस तरह से मिला है 1 - b = 1/y, और z वाला वैल्यू 1 - c = 1/z मिलेगा। अब आपको दिया हुआ है कि a b c आर इन AP। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है कि a b c जो है वो AP में है, यहाँ पे गिवन है a b c AP में है। ठीक, AP में। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने बोला था कि सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड कीजिएगा, 1 मिनट। क्या हो गया तुम लोग? कितना धीरे लिखता है रे। लिखे मेरा करके हो लिख। गया। सर वहां पे 1/x = इधर ना होगा? यहाँ पे हाँ वो करवे किए थे, a = 1 - 1/x का है लिखा। अरे ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा ना, वो लिखने की जरूरत नहीं है सर। जरूरत है चाहे नहीं है। a का वैल्यू अगर मुझे निकालना होता तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। a का वैल्यू ये अलग सही बात है है कि एकदम मैं क्वेश्चन सर। को यहीं से करने जा रहा हूं। अभी मैं क्वेश्चन को 1/x वाले टर्म से ही करूंगा। ठीक है, हम वही अब बोल रहे हैं सर। टोटल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैंने HP नहीं पढ़ाया है इसलिए ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं यहां से बोल सकता हूं कि अगर ये टर्म ABC AP में है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी AP में रहेगा। मैं बोल सकता हूं -a - b और -c ये भी AP में होगा क्या? यस सर। ये भी AP में होगा। और मैंने बोला था कि कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दोगे तो भी AP में रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि 1 - a 1 - b और 1 - c सर आपका फोटो क्लियर नहीं आ रहा। ये भी क्या होगा R in AP। मेरा फोटो क्लियर नहीं आ रहा है? सर एक देखने आया है कि बहुत शानदार। अरे सर आप स्मार्ट लग रहे हैं तो इसीलिए। ये भी क्या होगा 1 - a 1 - b 1 - c AP में होगा। अब हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। 1 - a 1 - b 1 - c ये भी क्या होगा AP में होगा। अब ध्यान दीजिए ये 1 - a जो है 1/x के बराबर आया है, ये 1/y के बराबर आया है, और ये 1/z के बराबर आया है। ये क्या हो गया आपका R in AP। R in AP। अब आपको पता है कि अगर किसी टर्म का कोई भी टर्म AP में है तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो HP में आता है। इतना तो हमने बता ही दिया है आपको। तो इस सब का यस रेसिप्रोकल सर। क्या होगा भाई? X हो गया, ये Y हो गया, और ये Z ये हो जेड गया। हो गया। ये क्या R in होगा? HP। R in HP। R और यही आपके सवाल का आंसर होगा। ठीक है भाई? हो गया। तो ये BC जो होगा ये HP में होगा। तो ऑप्शन नंबर D जो होगा यहाँ पर, लड़का म्यूट कर लो, ये आपका HP में होगा। ठीक है,
टाइम है क्या हमारे पास अभी? हाँ अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, 7:30 का टाइम है ये हमारे पास। लॉकडाउन तक टाइम है ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत सेम है? अप्रोच मेरा भी था सर यही। बहुत शानदार। एक पेज ना पीछे जाइए तो। विनय को इसको दिक्कत था सर। हाँ विनय बोलो। हो गया क्लियर, दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया ना, बहुत शानदार। मैंने बोला था आपको कि रेसिप्रो, इतना तो हिंट दिया था कि एचपी जो है वो एपी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने अभी इस मेथड से नहीं यूज किया है, और आई थिंक मुझे लग रहा है इस मेथड से यूज नहीं किए तो और भी आसानी से मैंने इसको देख लिया कि ये एपी में है, सॉरी एचपी में है। हालांकि इस मेथड से भी बनाएंगे, जब एचपी हम लोग देख लेंगे तो खुद भी इस मेथड से आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखिए ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, बट ये क्वेश्चन ऐसा है जो 2019 में इस टाइप का क्वेश्चन आया, 2020 में इस टाइप का अमन क्वेश्चन कुछ आया, बोला है। जेईई मेन में। हाँ अमन बोलो, बोलो अमन। हम कहाँ कुछ बोल रहे थे सर? अच्छा, और 2020 में भी आया था। तो ये ऐसा टाइप है जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन डेटा चेंज करके इधर जेई मेन इसको बहुत मतलब बहुत सेशन में पूछ रहा है। ठीक है, अगर 3-4 शिफ्ट हो रहा है तो 3-4 शिफ्ट में 1-2 शिफ्ट में पूछ दे रहा है ये, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। और फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। क्या सर 3 नंबर फिक्स कर ले। अब फिक्स कैसे मैं बोलूंगा, आएगा तब तो। और 3 नंबर नहीं, गधा फिक्स होगा तो 4 नंबर फिक्स होगा, है समझ में? समझ रहे हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए अपने एंड से। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, कोई भी बोलेगा नहीं, जिसका आंसर आ जाएगा हैंड रेज कर सकता है या चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकता है। मैं चैट बॉक्स देखते रहूंगा, पहले 3 वाले आंसर मैं आपको लूंगा और बताऊंगा कि किसका किसका आंसर आ गया है। तो चलिए मेरा ध्यान चैट बॉक्स पे है, सब लोग क्वेश्चन कीजिए। 2 मिनट का टाइम, चलिए 3 मिनट रहा ताकि आप क्वेश्चन को करें। मैं तब तक दूसरे क्वेश्चंस और देख लेता हूं। अप्रोच हो पा रहा है अमन? अमन, आयुष, उज्जवल, विनय, अप्रोच कर पा रहे हो? आयुष यस सर कर तो रहे हैं। 3 to the आयुष power सिन्हा, x 8 बराबर 120 आया। यस एक्स सर। का 3 क्लास में to हो the ना? power रिप्लाई x। वगैरह अभी तक एक भी बार बोले नहीं क्लासरूम में। बोले सर थे बीच में। बिल बोले थे। ठीक है, तो चलिए देखिए मेरे साथ सर इसको भी अटेम्प्ट कीजिए। हाँ सर बोलो। बना रहे हैं, बन गया 3 गया। to the सर power थोड़ा x बराबर 120 आया। 3 to the power x, 3 to the x कहां से इन्वॉल्व कर दिए तुम?
n हाँ? ना, x की वैल्यू 1 से लेकर n तक गया हुआ है। हाँ अच्छा म्यूट कर लो, देखिए आप लोग यस सर, हो गया मैच बन गया। एक सेकंड रुकिए, आ गया। n इक्वल्स टू 4 आंसर होगा सर। पहले माइक ऑन कीजिए। उज्जवल का आंसर सबसे पहले आया, फिर अमन का आंसर आ गया, बहुत शानदार। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं। ये फंक्शन है, लेकिन इस फंक्शन में लिखा हुआ है कि एक्स वाई क्या है, इनपुट है, यानी कि जो डोमेन वाला पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी कि इस फंक्शन में एंट्री किस टाइप का होगा, नेचुरल नंबर का होगा, और आउटपुट किसी भी तरह का आ सकता है। तो आपको जो गिवन है वो f1 गिवन है, f1 गिवन है, तो f1 का वैल्यू 3 आया है। अब आपको समझना चाहिए कि फंक्शन में एंट्री जो है इनपुट का है, तो दूसरा मैं f2 निकालूंगा, f2। और f2 कैसे मिलेगा, तो f2 मुझे मिल सकता है f1 प्लस f1 से, मतलब 1 प्लस 1 जो होता है वो 2 देता है। और आप देख सकते हो कि f ऑफ x प्लस वाई जो है वो fx इंटू एफ वाई हो जाता था, तो ये f1 इंटू f1 हो जाएगा, f1 इंटू f1। और f1 की वैल्यू 3 है, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और निकाल लेते हैं, f3 क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 से मैं बोल सकता हूं। तो f3 अगर आपको चाहिए तो आप बोलोगे कि f2 प्लस 1 से हो जाएगा, और f2 प्लस 1 जो है पहला वाला f2 हो जाएगा इंटू f1 हो जाएगा। तो ये 3 का पावर 2 इंटू 3, तो 3 का पावर 3 हो जाएगा। यानी कि अब जितना यहां पर n है ना, उतना 3 का पावर में आ जा रहा है। तो यहां पर आपको ये सिग्मा यूज करना है। सिग्मा x की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, fx है, और इसका सम दिया हुआ है कि 120 के बराबर आ रहा है भाई। किसके बराबर, 120 के बराबर। तो आप बोल सकते हो कि यहां पर एंट्री में f1 प्लस f2 प्लस f3, और ये कहां तक जाएगा, जहां तक एंट्री में रख सकता हूं। तो मैक्सिमम जो n है, मैक्सिमम x जो है वो n तक रखना है। तो आप बोल सकते हो कि fn जो है वो आ गया 120 के बराबर। तो देखिए यहां से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे f1 जो है 3 मिला है, तो बोलोगे आपकी ये 3, f2 मिला है 3 का स्क्वायर, f3 मिला है 3 का पावर 3, तो fn आपको मिलेगा 3 का पावर n। बहुत शानदार। और इक्वल्स टू ये आपको मिला है 120। देखो तो यहाँ पे ये सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको सम ऑफ जीपी में बोला जाता है ए का मतलब होता है 3 इंटू ए का पावर एन, सॉरी आर का पावर एन पहले वाला, क्योंकि आर का वैल्यू यहाँ पर 1 से ज्यादा है, तो मैं ए इंटू ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूँ, ए इंटू आर का पावर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, ये वाला अप्लाई करूंगा। ए का वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे n है, तो आर का पावर, आर कितना है 3 है, तो 3 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, एंड दिस इक्वल्स टू 120। ठीक है भाई, ये ऐसा मिल गया। तो आप बोल सकते हो भाई कि यहां पर ये 3 से इसको कैंसिल कर दिए, 3 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो गया 40, और ये नीचे 3 माइनस 1 2 मिला है, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि 3 का पावर n माइनस 1 जो है वो आया है 80, आप 1 इधर आके ऐड कर लीजिए तो आपको मिलेगा 4 होगा। 3 का पावर n इक्वल्स टू 81, और 81 को मैं बोल सकता हूं कि 3 का पावर
4 है तो दोनों तरफ बेसेस सेम है तो पावर्स भी सेम होनी चाहिए, यानी n की वैल्यू 4 आ जाएगी। सबको क्लियर है क्या? और सभी ने आंसर भी दिया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार रिप्लाई। और जिसको कोई डाउट है तो आप बोल सकते हो। 4 लोगों ने रिप्लाई किया है। कौन कौन, मैं नाम लिख बता देता हूं। सबसे पहले उज्जवल, फिर अमन, आयुष राज एंड देन रॉबिन्स। ठीक है, 4 लोगों ने reply किया। तुम्हारा नहीं आया है भाई। आप मुंह से बोला बोले था अभी। बोला मुंह था से मुंह बोलने की बात नहीं है यहाँ पे। मैंने बोला था चैट में रिप्लाई करना है। मुंह का यूज समय समय पर करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे। ठीक है भाई। अंकित गंदा बाबू हो यही जाता है। हो? म्यूट कर लो। अंकित, अंकित वो मेरा बोल नहीं रहा है, बताओ। देख लो गायब है लड़का, क्लास ज्वाइन कर जेवर बेच रहा होगा सर ज्वाइन कर दुकान पर। ए लड़का, जो बोलो मत तुम लोग तो। प्रिंस, उज्जवल, ये सब बोलो मत जल्दी। अंकित रुक रुक, अगले क्लास से मत रिप्लाई कर तो मैं रिमूव कर दूंगा भाई। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन पे जो मैंने इसको स्किप किया हुआ, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 23 है। यहाँ पर देखिए एक बार जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसको थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कहिए कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यहाँ पे दे दिया था, इस तरह का इक्वेशन दे दिया था और कह रहा था कि आपको 4 ऑप्शन दिया था कि ए बी सी डी आर इन एपी जीपी एचपी एजीपी, इस तरह का 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आपका मान के चलिए कि अभी ये वाला नहीं दिया हुआ है कि मुझे क्या प्रूफ करना है, इसका मतलब नहीं है। सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन कैसा है ये बोलेंगे टाइम टाइम पर। ठीक है, हमेशा नहीं। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, तो रिकॉर्ड हो रहा है तो आप ही लोग को बार में, अगर बाद में कोई क्लास आपका मिस हो जाता है और आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपको इरिटेटिंग खुद ही लगेगा। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने आपको यहाँ पर मतलब म्यूट नहीं किया है सभी को। चलिए ये वाला ट्राई कीजिए। ऊपर वाला सर क्वेश्चन जो दिया अभी। हाँ ये वाला, इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, क्या है? डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू 1, लेस देन एंड इक्वल टू 0, देन क्या शो करना है, डजंट मैटर। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर आप कीजिएगा, फिर हम करेंगे इसके बाद। आप तो कर ही रहे होंगे अभी। सर हाँ जी बोलिए। तो इसमें हमको ऐसा काहे लग रहा है कि पी का कोई भी रियल वैल्यूज नहीं एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा, लेट मी चेक। देखिए यहाँ पे एक बात थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं। लेट से मैंने लिखा, पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इंटू पी और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए नहीं सॉरी बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिया है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस डी स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का टर्म आया है, प्लस 2ab का टर्म आया है और प्लस बी स्क्वायर का टर्म आया है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपांड करोगे, जो ये टर्म दिया हुआ है, तो ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2bcp माइनस 2cdp और प्लस ए स्क्वायर नहीं बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस डी स्क्वायर, दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि देखो यहां पर ये वाला टर्म आया है, ये वाला टर्म आया है और ये वाला, इन सभी टर्म को रीअरेंज करेंगे, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2abp एंड प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2bcp और प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस कर लीजिए, यहां पर ये मिला है आपको सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp और प्लस पी स्क्वायर, ये जो है लेस देन एंड इक्वल टू 0। पी स्क्वायर के डी स्क्वायर लिखना चाहिए था भाई, मुझे क्या लिखना चाहिए, डी स्क्वायर लिखना चाहिए इसको, ये डी स्क्वायर बचा है ना, हाँ डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। आपको ब्रैकेट वाले टर्म में कुछ दिखाई दे रहा है क्या सभी को? ब्रैकेट वाला टर्म जो है हाँ वो परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा? एपी माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ये। तो पहला वाला जो टर्म है वो है एपी माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा वाला जो टर्म है वो है बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर, ये क्या है बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर, और तीसरा वाला टर्म है सीपी माइनस डी होगा आई थिंक, हाँ सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये कह रहा है कि लेस देन एंड इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिया हुआ है कि ये सभी टर्म जो है परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या 0 हो सकता है, तो इसका वैल्यू जो है कभी भी निगेटिव आने की पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी, तो ये लेस देन नहीं होगा। ऑल टर्म्स आर, आप बोलोगे ऑल टर्म्स आर, ऑल टर्म्स आर इंडिविजुअली 0, क्या होंगे इंडिविजुअली जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, इसका मतलब कि आप बोल सकते हो यहां पर इंडिविजुअली 0 होगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि एपी माइनस बी जो है वो आया है इक्वल्स टू 0, तो यहां से आप बोलोगे कि P जो होगा वो B बाई A के बराबर आएगा। उसी तरह आप बोलोगे कि BP माइनस C जो है इक्वल्स टू 0 होगा, तो यहां पर P जो है वो C बाई B आएगा। यहां पर ये कहोगे कि CP माइनस D जो है वो 0 है, तो दिस इंप्लाइज यहां पे आप बोलोगे कि P जो है वो D माइनस C के बराबर आएगा। आप देख रहे होगे कि यहां पर मैं कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला डिवाइडेड बाई पहले वाला, यानी कि यहाँ पे B बाद में आया होगा, A उसके पहले आया होगा। ठीक है,
उसको डिवाइड कर रहे हैं तो P आ रहा है। फिर यहाँ पे C बाई B, यानी कि C जो है B के बाद में आया होगा, तो यहाँ पर C रख दिया है, तो यहाँ पे इसका भी डिवीजन भी आपको P मिला है। और D जो है C के बाद आया है, D जो है C के बाद आया है, तो C के बाद D रख दीजिए और उसका भी डिवीजन P आया है। इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि ABCD जो होगा वो GP में होगा और P जो होगा उसका कॉमन रेशियो होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि therefore by definition of GP, by definition of GP का डेफिनेशन कहता है कि बाद वाला डिवाइडेड बाई पहले वाला, वो अगर कांस्टेंट मिलता है तो उस तरह का एक्सप्रेशन जो होगा जीपी में होगा। तो यू कैन राइट कि A, B, C, D are in GP with common ratio P, with common ratio P। तो आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं विद कॉमन रेशियो P, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी का डिस्कशन भी रखा था। जो भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो भी आप कीजिएगा, ठीक है, विद कॉमन रेशियो P। आया सभी को समझ में क्या? अगर किसी को नहीं है, हाँ मन बोलो। हाँ मन, एक बार प्रीवियस पेज पे जाइएगा। प्रीवियस पेज पे जाते हैं, ठीक है। हाँ, मान लीजिए क्या कि जो इक्वेशन दिया गया है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन P, क्वाड्रेटिक, हाँ ऑफ कोर्स है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो किस तरह का ग्राफ बनेगा? अब देखो यहाँ पे आप ये कह सकते थे कि P इमेजिनरी होगा, ऐसा बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी भी लगा है, तो ये कह रहा है कि या तो हमेशा नीचे है या हमेशा क्या होगा, या उसको टच कर रहा होगा। अब देखो ये मैं वहां से भी ये ग्राफ के थ्रू भी बता सकता था, मैं ग्राफ के थ्रू ये बता सकता था। देखिए कितना शानदार एप्लीकेशन यहाँ पे बताइए, तो पी स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है ना। तो पी स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव नहीं होगा, तो ये तो लेस देन कभी जीरो नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता था ना। तो मैं यहां पे भी बोल सकता हूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो हमेशा जीरो के ही बराबर आएगा, मैं यहीं पे बोल सकता था। तो वहां से भी आप फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे ना, क्योंकि मुझे फाइनली इसको एपी, जीपी और एचपी में देखना है, तो मुझे कुछ रिलेशन तो चाहिए ना। तो मैंने इसको अब एक साथ क्लब किया। क्लब क्यों किया ये भी देखना चाहिए मुझे, क्योंकि ए स्क्वायर ये एपी का होल एपी स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर आया हुआ है, -2abp आया है, प्लस बी स्क्वायर आया है। तो ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला है मुझे कि एपी माइनस बी का होल स्क्वायर ही एक्चुअली आया हुआ है, ठीक है। तो तीन टर्म का स्क्वायर जीरो के बराबर है, जीरो के बराबर मैं बोल सकता हूं। अब क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जर्व कर लिया कि ये डाउनवर्ड पैराबोला तो पी के टर्म में मिलना नहीं है, तो या तो अपवर्ड पैराबोला मिलता, तो अपवर्ड पैराबोला नहीं मिलेगा क्योंकि ग्रेटर देन जीरो हो जाता, ठीक है। तो ये इक्वल टू जीरो ही हमेशा होगा। चलिए, तो यहां पर और समझने में किसी को कोई दिक्कत हुआ तो बता सकता है, ठीक है। तो एएमजी, हाँ एएमजीएम इनइक्वालिटी देख ले क्या? 5 मिनट का टाइम लगेगा, बोलो, देख सकते हैं? देख लीजिए, ठीक है, बहुत शानदार। एएमजीएम इनइक्वालिटी आते हैं। कल एचपी में पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में ये आएगा एएम जीएम इनइक्वालिटी। अब हैंडराइटिंग मेरा बहुत शानदार बैठ रहा है, ठीक है भाई, ऐसा लग रहा है। लग नहीं रहा है भाई, देख रहे हो कितना शानदार लिख रहे हैं। नहीं सर सच में अच्छा लग रहा है। डीएसएस वगैरह होगा भाई, डीएसएस वगैरह होगा, जाके ऑनलाइन किसी का क्लास करके देखो कैसा हैंडराइटिंग लिखते हैं, ठीक है। यहाँ 3 दिन में इंप्रूवमेंट होता है, देखे। चलिए, डिजिटल रहता है सर सबका राइटिंग, डिजिटल रहता है नहीं रे, लिखते हैं पेन टैब से भी लिखते हैं सब, लेकिन इतना शानदार हैंडराइटिंग नहीं देखोगे तुम फिर भी, ठीक है।
यहाँ पे भाई काहे बेइज्जती करा रहे हैं अच्छा आप? है सर, अब हो गया। चलिए। यहाँ पे मैं मान लेता हूं, पहले मैं पॉजिटिव मानूंगा। देखिए क्यों, क्योंकि मुझे पहले ले लेता हूं लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव जो क्यों लिखा माना है? हुआ है। पॉजिटिव रियल नंबर क्यों पॉजिटिव माना है वो थोड़ी देर बाद बताता हूं। पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। देयरफॉर आप अर्थमेटिक मीन इनका क्या बोलोगे कि एम जो होगा, एम ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, और इसी का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा, ज्योमेट्रिक मीन ये आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा रूट अंडर ए इंटू बी। अब आप जानते हो कि रूट के अंदर का क्वांटिटी पॉजिटिव रहता है तो भी डिफाइन होता है। तो मैं रूट अंडर ए बी को डिफाइन करने के लिए मैंने ए और बी को क्या रखा है? पॉजिटिव रखा है। तो यहां पर ये जीएम तब डिफाइन होगा जब आप बोलोगे कि ए कॉमा बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसी टर्म को डिफाइन करने के लिए मैंने बोला है कि मेरा यहां पर जो नंबर होगा ए और बी का जो टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। बात आया समझ में भाई? अब मैं बोलूंगा कि एम माइनस जीएम निकालना चाहता हूं। मैं क्या निकालना चाहता हूं? एम माइनस जीएम, एम माइनस जीएम निकालना चाहता हूं। ये क्या मिलेगा मुझे? ये मिलेगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 और माइनस रूट अंडर ए इंटू बी। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एलसीएम लेता हूं, तो एलसीएम लूंगा तो 2 हो जाएगा, और ये मिलेगा ए प्लस बी एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ए और बी पॉजिटिव है तो रूट अंडर ए और रूट अंडर बी जो है डिफाइंड होगा। ठीक है, उसी तरह मैं बोल सकता हूं कि अब मेरे पास ये जो वैल्यू आया है, सर एक मिनट पीछे वाला पेज जाइएगा। कर रहे हैं, म्यूट कर लो। हो गया। लिख लिए? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं कि ए एम माइनस जीएम का जो आपको टर्म मिलना है वो मिलना है। अब देखो यहां पर लिखा है ए, तो इस ए को मैं रूट अंडर ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, रूट अंडर ए का होल स्क्वायर, प्लस बी लिखा था, बी को मैं रूट अंडर बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 2। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो दिस इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और आप जानते हैं कि रूट अंडर स्क्वायर वाला टर्म जो है, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है। यानी कि ये वाला जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन जो होगा वो या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, निगेटिव तो कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब मैंने ये देखा कि फाइनली एम माइनस जीएम का जो डिफरेंस आया है, यानी एम माइनस जीएम की जो वैल्यू आया है वो हमेशा पॉजिटिव है या 0 के बराबर है। तो इस जीएम को इस साइड लेके आइए, तो आप बोल सकते हो कि एम जो होगा, एम वो हमेशा जीएम से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। बराबर कब होगा? जब दोनों टर्म इक्वल होंगे, तो एम जो होगा ग्रेटर देन जीएम होगा। और ये स्टेटमेंट मेरा तब वैलिड होगा जब आपके जो दोनों नंबर्स हैं ए और बी, यानी कि जिस भी नंबर का आप ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन कर रहे हो या अर्थमेटिक मीन डिफाइन कर रहे हो, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो एम इज ग्रेटर इक्वल टू जीएम फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, होल्ड्स फॉर, ये कब होल्ड करेगा? होल्ड्स फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। फॉर ऑल का सिंबल है ये, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही।
ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। मैं आपके साथ एक बार जो पहले लिख लिया था, हाँ क्या बोल रहे हो प्रिंस? जो पहले लिख लिए थे। कौन पहले लिख लिए थे? ये हाँ ये तो पहले ही लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। वहां पे भी लिख दे रहे हैं कि एम जो है ग्रेटर इक्वल टू जीएम तभी वैलिड होगा जब पॉजिटिव रियल नंबर होगा। मैंने आपको रेगुलर डिस्कशन में भी बताया है कि जब भी आपको पॉजिटिव रियल नंबर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए, या अगर मैं कहीं ऐसा चेक कर पा रहा हूं कि पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आपका ध्यान एक बार एएम जीएम इनइक्वालिटी के तरफ भी आना चाहिए। अभी इसको मैं एचएम से भी कोरिलेट करूंगा, तो फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी तो पढ़ते ही रहेंगे। थ्योरी में अभी हमारे पास क्या क्या बचा है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन बचा हुआ है। सर इस पे क्वेश्चन मतलब कैसे करेंगे? क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट क्लास में भाई, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो हम लोग का हार्मोनिक प्रोग्रेशन बहुत मतलब 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाए, क्योंकि उसमें उतना स्कोप नहीं है। तो मुझे बेसिकली अब टाइम जो चाहिए वो चाहिए अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए और स्पेशल सीरीज के लिए। तो अभी 2 टॉपिक बचा हुआ है, लेकिन हम लोग अभी हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, तो लेकिन साथ ही साथ डीएसएस भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारा डीएसएस ही रहेगा, ठीक है। ट्राई करेंगे कि 15 मिनट सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करें, उसका क्या बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन का करें, और फिर उसके बाद डीएसएस रहेगा। डीएसएस में आरडी शर्मा जो आप बनाते हैं उसका डीएसएस रहेगा। आरडी शर्मा और एनसीईआरटी का 9.3 एक्सरसाइज। 9.2 के भी डाउट्स हो तो आप बता सकते हो, वो भी आपको 9.3 बोल रहा हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ये ट्राई कीजिए, कल आपका पूरा का पूरा टाइम मिलने वाला है। तो 9.3 और आरडी शर्मा कंप्लीट कीजिए। टाइम सर टाइम बताइएगा था। क्या टाइम बताएं? संडे का पूरा, संडे तो पूरा आपका छुट्टी है ना, मंडे को ये डिस्कशन होगा। तो संडे को आपका स्केड्यूल चला जाएगा कि कब आपकी टाइमिंग रहेगी। तो वो डीएसएस वाला ही होगा, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। कल एक्स्ट्रा क्लास भी लीजिएगा? नहीं, कल नहीं कोई क्लास होगा, तो छोड़ दो, कल कोई क्लास नहीं होगा। एक दिन अपने आप को रिलैक्स दो और मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तुम्हारा बुक आ गया? कर लिए, डाउनलोड कर लिए, मोबाइल से बनाते हैं। अरे बुक ले आ लो। थोड़ा सा मोबाइल से दूरी भी बना के रखिए, ठीक है। मोबाइल से थोड़ा दूरी भी बना के रखिए, क्योंकि डेली मतलब इफेक्ट पड़ेगा आप पर, ठीक है। थोड़ा सा मोबाइल से, तो कल का टाइम होगा आपके साथ कि आप थोड़ा सा दूरी बना के रखें मोबाइल के साथ, ताकि बुक लीजिए और हाँ उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ठीक है, ले लेंगे। बाय बाय एवरीवन, कीप एंजॉयिंग आवर ऑनलाइन क्लासेस एंड कीप लर्निंग।